नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी से। अरविंद पांडे लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। बीते दिनों जब एक परिवार की सुनवाई नहीं हुई तो वो थाने में उस परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। उसके साथ ही उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली। उन्होंने युवाओं को जोड़ा नशे के खिलाफ, क्योंकि गदरपुर और जो दिनेशपुर थाना क्षेत्र है वहां पर लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। आज कुछ लोग अरविंद पांडे के घर पहुंचे और उन्होंने अरविंद पांडे जी से कहा कि आखिरकार उनको समर्थन चाहिए, लेकिन अरविंद पांडे लगातार ये कह रहे हैं कि उनको खत्म करने की साजिश की जा रही है, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने की साजिश की जा रही है। और इसके साथ ही अरविंद पांडे जो अब तक प्रोजेक्ट शासन से पास करा पाए हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार जो है अनदेखी कर रही है। वो प्रोजेक्ट अधर में अटके हुए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट अरविंद पांडे जी आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, गदरपुर मटकोटा मार्ग। उसका शासनादेश भी जारी हो गया, उसके आदेश भी जारी हो गए। आखिरकार क्यों नहीं बन पा रहा? क्या अरविंद पांडे के कद को छोटा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है? आपका धन्यवाद। हमारी सरकार डेवलपमेंट के प्रति गंभीर है और इसका प्रस्ताव तो मैंने खुद ही स्टेट के माध्यम से CRF योजना के लिए भिजवाया हुआ है। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा और इसके लिए इस सड़क के लिए अधर में क्यों उठा हुआ है पांडे जी? केंद्रीय मंत्री जी की घोषणा भी है, नितिन गडकरी जी की। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, इन कामों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। नशे के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं, लेकिन बावजूद उन्हीं लोगों को मजबूती प्रदान की जा रही है। अरविंद पांडे के कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अरविंद पांडे जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल। दिनेशपुर यह इलाका वो है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों में मजबूत हुई है और बंगाली समाज ने बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोभ लालच के, हिंदुत्व के नाते बंगाली समाज के भाइयों बहनों ने भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। बल्कि मैं अगर जो विधायक हूं तो बंगाली भाइयों के आशीर्वाद की बदौलत ही हूं। और उस इलाके में अफीम का, स्मैक का बहुत बड़ा धंधा चल पड़ा है। तो मैंने युवाओं को जोड़ने के लिए, जो हमारी सरकार का उद्देश्य भी है, मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान नशा मुक्त होना चाहिए। इस मोदी जी के संकल्प को लेके हम जनता में गए, युवाओं को हमने जोड़ा और हमने पुलिस प्रशासन को भी हमने आगाह किया कि कुछ ऐसे यहाँ नेता हैं, सफेद पोश हैं, जो ज़्यादा फायदा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग अफीम का काम करते हैं, स्मैक बेचते हैं। और सबूत इस बात का है कि जब वो पुलिस ने अफीम को पकड़ा है तो जो लोग पकड़े गए उनको छुड़ाने के लिए कथाकथित नेता और उनकी पत्नी, उनके भाई भतीजे उनको छुड़ाने के लिए हमेशा थाने में पहुंचे। थाने के CCTV मौजूद है और जब वो जेल में चले आते हैं तो ये कथाकथित नेता लोग उनकी जमानत भी कराते हैं। बल्कि एक दो घटनाएं तो ऐसी हैं कि कई बार अफीम तो इन नेताओं की गाड़ी में पकड़ी गई है, वो गाड़ी मुकदमे में कायम है। अफसोस इस बात की है कि उस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति अफीम का कमाया हुआ पैसा क्या इतना प्रभावशाली हो गया कि जिसके पीछे हम अपना संगठन हम बेच देंगे? जो अनलीगल तरीके से वहाँ दिनेशपुर इलाके में, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ मस्जिद बना रखी है, मजार बना रखी है। अपराधी वहाँ आते हैं, संरक्षण लेते हैं, हत्या करके संरक्षण लेते हैं। और उन लोगों ने हमेशा बीजेपी का संगठन का हमेशा उन्होंने खिलाफत की है। पिछले कई चुनाव में उन लोगों ने हमेशा खिलाफत की है, कांग्रेस का बस्ता पकड़ा है, ओपन किया है। लेकिन कुछ हम अफसोस की बात मुझे इस बात की है, कोई जिंदगी भर, मैं कोई विधायक हूं, मैं विधायक नहीं हूं, हमारे संगठन विधायक है, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा है, वो विधायक है। लेकिन उस विचारधारा को अगर जो कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण आज प्रदेश की कमान संभाल रहा है, जिसने बीजेपी को खड़ा करने के लिए कभी तिनका नहीं तोड़ा, ठीक है, भाग्यवास आप बन गए, बड़े पद पे बैठ गए, तो आपको अच्छा करना चाहिए। अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी के, अपने पार्टी में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने त्याग बलिदान किया
आपको उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे लोगों को, नशा बेचने वाले लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। पांडे जी, आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्या आपने किया कि पार्टी आपको जो है हाशिए पर लाने की तैयारी में जुटी हुई है? ये भाई साहब अभी मैं भी समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हो सकता है कि कई बार व्यक्ति को अपनी कमी खुद में दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, तो संगठन ने निर्णय लिया कि मंत्री इनको नहीं बनाना, मुझे हटा दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस संगठन ने गुण दोष के आधार पर मुझे देख के हटाया होगा, कोई बात नहीं, हमने उसको स्वीकार कर लिया ना। लेकिन अपने संगठन के मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किसी व्यक्ति को अगर जो गुण दोष के आधार पर कमान सौंप दी है, तो उससे कहो कि भाई हमको चैन से बैठने तो दे, कम से कम हमें चैन से बैठने तो दो कम से कम। और ऐसा काम तो मत करो कि जो अफीम बेचने वाले हैं, स्मैक बेचने वाले हैं, उनको पार्टी सौंपोगे आप। जिनसे लड़ते भिड़ते, ठीक है, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, उनसे लड़ते भिड़ते थे अपनी विचारधारा के लिए, वो हमें जेल में डलवाते थे। हरीफ रावत कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, हम लड़ते थे, कई महीनों मैंने पार्टी के लिए जेल काटी है। मेरे भाई ने, परिवार ने, माँ बाप, तमाम सब लोगों ने कई साल जेलें काटी है हमने। और मेरे जैसे असंख्य हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने संगठन की मजबूत करने के लिए जेलें काटी है। हो सकता है कि उनको कुछ ना मिला हो, लेकिन हम सब लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं। तकलीफ इस बात की है कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अगर जो भाग्यवश वो लोग बैठ गए हैं, तो संगठन का, अपनी विचारधारा का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने जमाने में त्याग बलिदान किया है, उनका सम्मान करना इतना तो सीखना चाहिए, इतनी शिष्टाचार तो होनी चाहिए ना। आज हमारी विधानसभा में माफियाओं को पार्टी देने हवाले उनके की जा रही है, तो इस बात का हमें अफसोस है। और मैं आपसे बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी को बचाना चाहता हूं। मेरे खिलाफ क्या होगा, हमें देखो भाई, हम कोई विधायकी के लिए, विधायकी जीवन का सब कुछ उद्देश्य नहीं है। मेरी पार्टी ने मुझको इतना मान सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी है कि मैं 10 जन्म लेके भी अपनी पार्टी के एहसान नहीं चुका सकता। लेकिन जिस पार्टी की बदौलत मैं जिंदा हूं, मेरा नाम है, वो मेरी माँ है। और उसको माफियाओं को बेचने के लिए कोई काम करेगा, तो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होना मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं ताकि उनके साथ नाइंसाफी ना हो। अनगिनत ऐसे लोग हैं। पर आपका सीधा कहना, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जो पार्टी के लिए पुराने लोग लगे हुए हैं, जो लगातार वो चाहते हैं कि हाँ काम करके, जिन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, आज उन लोगों की अनदेखी करके नए लोगों को कहीं ना कहीं जो है साथ साधा जा रहा है उनका। देखिए, कई बार एक पद होता है और उसके लिए कई कार्यकर्ता योग्यता रखते हैं, सबको जिम्मेदारी तो नहीं मिल सकती ना। विषय ये भी नहीं है हमारा मात्र विषय इतना है कि जो संगठन का आदेश होता है उसको मानना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी और मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा ना, तो हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बचनी चाहिए। मोदी को देश का प्रधानमंत्री अभी आने वाले 10-15 साल तक रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो स्टेट है, उत्तराखंड प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश को लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, शहादत दी है लोगों ने। तो जिन शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा के प्रदेश को बना के गए, क्या वो इसलिए बना के गए कि तुम जंगल खोद के बेच दो? इसलिए बना के गए क्या वो लोग? क्या इसलिए बेच के गए कि पुलिस से तुम प्रदेश को बेच के, पुलिस को शामिल करके तुम भ्रष्टाचार करवाओ? क्या हमारे शहीदों ने क्या इसलिए प्रदेश बनाया था क्या? मैं नंबर 1 का आंदोलनकारी हूं, इस प्रदेश का आंदोलनकारी नंबर 1 का हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। इस प्रदेश को बचाने के लिए, पहाड़ की जवानी को बचाने के लिए, और दलाली को खत्म करने के लिए, और अपनी पार्टी संघ संगठन को बचाने के लिए, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए हर कदम पे खड़ा हूंगा मैं, और ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं खड़ा हूंगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे दल को हम ऑक्सीजन देंगे, ये काम नहीं कर सकते। पांडे जी, क्या इस बार टिकटों को लेकर के आपसे रायशुमारी की गई थी? क्योंकि 14 दिसंबर को जो है जनरल सीट की जाती है दिनेशपुर की, और उसके बाद जो है लास्ट दिन यानी कि 23 तारीख को आचार संहिता लगती है, और उसी दिन तुरंत एक नया फरमान जारी होता है जिसमें दिनेशपुर नगर पंचायत की सीट को ओबीसी कर दिया जाता है, जबकि वहां पर ओबीसी की आबादी ना के बराबर है, यानी कि जनरल की आबादी सबसे ज्यादा होने के बावजूद आखिरकार कौन सा खेला हुआ? क्या अरविंद पांडे को विश्वास में लिया गया? क्या अरविंद पांडे से रायशुमारी की गई या अनदेखी की गई? मैं इतना जानता हूं कि उधम सिंह नगर जिले में और इस प्रदेश के अंदर जो बंगाली समाज है, वो बड़े सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं, अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं।
और इनका कमिटमेंट था कि भाजपा को मजबूत करना है। इन लोगों ने अपना दायित्व निभाया। हमसे क्यों चूक हो गई, हमें इस बात का अफसोस है। इस बात का अफसोस है। कई जगह बंगाली समाज के लोग भी खड़े होते हैं तो बंगाली समाज के लोग गुण दोष के आधार पे कैंडिडेट के व्यक्तित्व को देखते हुए कौन हमारे सुख दुख में साथ देगा कौन नहीं देगा, इसको देखते हुए बंगाली बात को भी भूल के कई जगह बेचारों ने हम जैसे लोगों को स्थापित किया। ये आसान है उन लोगों का हम पे, मैं नहीं बोल सकता। हम विधायक बने ना बने, लेकिन उन लोगों ने बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमारे सरकार से उनके प्रति जिम्मेवारी निभाने में चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो गई है ना। इसके जो वास्तविक घटना है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, मैंने अपने प्रदेश के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महासचिव हैं अजय जी, मैंने उनको विस्तार से बता दिया है। पांडे जी, आंदोलन आप कर रहे हैं और अभी भी अगर नशे के कारोबारियों को अगर कहीं ना कहीं अगर लीवरेज दी जा रही है, उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अरविंद पांडे का स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बिगुल बजा दिया है उन नशे के कारोबारियों के खिलाफ, आपने एक आंदोलन छेड़ दिया है युवाओं को साथ लेकर के, मातृशक्ति को साथ लेकर के। अब अरविंद पांडे का स्टेप क्या रहेगा? जब सरकार ही नहीं चाहती कि दिनेशपुर के अंदर नशे का कारोबार बंद हो और उन्हीं लोगों को संरक्षण देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो अरविंद पांडे अब क्या करेंगे? देखिए, किसी कीमत पे भी जो नशे के कारोबारी हैं, अगर जो धोखे से उन्होंने हमारी पार्टी को पकड़ लिया है, तो हम अपनी पार्टी पे धब्बा तो नहीं लगने देंगे। हम अपनी पार्टी को बचाएंगे, अपने संगठन को बचाएंगे। बड़ी लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन एक आध लोगों के लोभ लालच की वजह से हम अपनी पार्टी पर धब्बा नहीं लगने देंगे। मतलब पार्टी ने अगर गलत फैसला ले लिया है, तो क्या उन जिन लोगों को गलत फैसले के चलते पार्टी में शामिल किया गया, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे अरविंद पांडे? नहीं, अभी तो नशे के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है, हम वही करेंगे और समय आने दीजिए। मैंने एक ही बात, पांडे जी, आपके आंदोलन के बावजूद भी जो है उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, पार्टी दे रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद पांडे का स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए, हमारा स्टेप ये है कि अपनी बात को सही जगह पहुंचाना, रखना, लेकिन हम अपने संघ संगठन से ना अलग हटेंगे, ना अपने संघ संगठन को ना हम कमजोर होने देंगे, ना जो ईमानदारी कार्यकर्ता हैं हम उनको कमजोर भी नहीं होने देंगे, अपनी पार्टी को कमजोर किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाएगी, मुझे उम्मीद है। अंतिम सवाल अरविंद पांडे जी, अगर जिस तरह से आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद पांडे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अरविंद पांडे के कद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह की चीजें अगर साजिशें लगातार चलती रही तो अरविंद पांडे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरविंद पांडे संघ का स्वयंसेवक है, मैंने प्रचारक की भूमिका निभाई हुई है, बाल्यकाल से संघ का काम किया हुआ है, और आज बीजेपी इस ऐसे माहौल में पहुंचेगी इसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। और मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अनगिनत हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देके इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अरविंद पांडे आगे इसको पार्टी को ऐसे ही बचाने का काम करेगा, एक 4 पहियों में से एक पहिया बन के काम करेगा अपने पार्टी को सही दिशा में लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पांडे जी, आप थे हमारे साथ गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया जिस तरह से लगातार वो आरोप लगा रहे थे, वीडियो भी वायरल हुई आज गुलर बोस से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको साजिश में शामिल किया जा रहा है और कुछ माफियाओं को फिलहाल जो है यहाँ पर लीवरेज दी जा रही है। उस तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर हमने उनसे बात की। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।